नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। काशी के ज्ञानवापी मस्जिद में विवाद पर आज सुनवाई होनी है। वाराणसी जिला कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में ये सुनवाई होगी। आपको बता दें, जो ये केस है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा या फिर लोअर कोर्ट में, इस पर होगी सुनवाई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई की मांग खारिज कर दी गई थी। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी थी। तो ये जो पूरा मामला है, इसको लेकर ये जो विवाद बना हुआ है, वो दरअसल विवाद इस बात को लेकर है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में ये मामला चलेगा या फिर लोअर कोर्ट में चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई की मांग पहले खारिज की जा चुकी है, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है उसकी ओर से चुनौती दी गई वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को। तो काशी के ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर यह पूरा का पूरा विवाद है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर बनाम ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, जिस पर यह सुनवाई होनी है। वाराणसी के जिला कोर्ट में विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर विवाद पर यह सुनवाई होनी है। तो आज का दिन बहुत अहम है। केस वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा ये या निचली अदालत में, इस पर सुनवाई होनी है। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कहा था कि मामला लोअर कोर्ट में चलेगा। वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी। तो ये जो पूरा विवाद है, इसको समझने की हम कोशिश करते हैं और काफी पुराना ये विवाद है क्या, इस पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। विशाल, काफी पुराना ये विवाद को जरा आप अच्छी तरह से समझाएं कि ये जो मामला है ये लोअर कोर्ट में चलना चाहिए या फिर जो चुनौती दी गई है मुस्लिम पक्ष की ओर से कि जो ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, उसमें सुनवाई होनी चाहिए। कब से ये विवाद चल रहा है, इसकी सारी डिटेल्स बताइए सबसे पहले। देखिए, जो काशी का पूरा इलाका आता है, ज्ञानवापी परिसर जिसे कहा जाता है, जहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और जिस जगह को लेकर विवाद है वो जगह भी ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है, जहाँ पर हिंदू पक्ष का ये दावा है कि स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो कि 100 फुट के विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग जिनका मंदिर है, वो मूल स्थान वही है, और दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष अपना दावा करता है। इसी को लेकर सबसे पहले 1991 में एक वाद दायर किया गया था वाराणसी कोर्ट में, और उसमें यह दावा किया गया था हिंदू पक्ष की तरफ से, यह मांग की गई थी कि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हमारा है, यहाँ पर हमें पूजा अर्चना की इजाजत दी जाए, इस मंदिर की भव्यता को हमें बढ़ाने की इजाजत दी जाए और मुस्लिम पक्ष को यहाँ से दूर रखा जाए। इस तरह की मांग की गई थी। 1991 में इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी। उसके बाद इसमें मुस्लिम पक्ष भी आया इस पूरे मुकदमे में। इंतजामिया कमेटी जो है वाराणसी की, वो इसमें पार्टी बनी, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें पार्टी बनी और उन्होंने उर्दू में अपना हलफनामा दिया। और उस वक्त इस बात पर भी काफी सालों तक चर्चा हुई कि उर्दू में कैसे दिया जा सकता है। फिर ये हुआ कि हिंदी में ही हलफनामा देना होगा और फिर 97 में वाराणसी की सिविल कोर्ट में यह फैसला आया कि ये जो पूरा परिसर है, इस परिसर को कैसे देखा जाए, इसके साक्ष्य इकट्ठा करने की जरूरत है कि 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि जो 1991 का कानून है पूजा स्थल अधिनियम, उस कानून के तहत ये तय किया गया था कि 15 अगस्त 1947 की यथास्थिति बरकरार रहेगी। लेकिन 97 में कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि इसके साक्ष्य इकट्ठे करने चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को इसकी स्थिति कैसी थी। लेकिन इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट गया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, और वहां से यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश मिला, स्टे ऑर्डर रहा। लेकिन अब लगभग 20 सालों के बाद, आप देखिए 20-21 साल हो गए, 1998-97 के बाद 2016 में सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश का हवाला देकर हिंदू पक्ष, जिसके वकील भी हैं और आप कह सकते हैं कि वाद मित्र बनाया गया है विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग परिसर का, विजय शंकर रस्तोगी, वो 2016 के सुप्रीम कोर्ट के एक दिशा निर्देश का हवाला देते हुए 2018 में वाराणसी की सिविल कोर्ट में पहुंचते हैं, जहां पर वो प्रार्थना पत्र देते हैं कि पूरे इस परिसर का पुरातत्व विभाग से सर्वेक्षण कराया जाए और पुरातत्व विभाग से जब सर्वेक्षण होगा तो असली चीजें सामने आएंगी, साक्ष्य मिलेंगे कि यहाँ पर 15 अगस्त 1947 की जो स्थिति पूछी जाती है उसके मुताबिक यहाँ पर मंदिर है, 100 फुट का ज्योतिर्लिंग है और पत्थरों से ढक दिया गया है, जिसके ऊपर मस्जिद बनाई है। ऐसा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से विजय शंकर रस्तोगी ने कोर्ट में किया। उस प्रार्थना पत्र के आधार पर 2019 में जब पूरे
मामले की सुनवाई शुरू होती है। 25 फरवरी 2020 को वाराणसी के सिविल कोर्ट के फास्ट ट्रैक कोर्ट से बात की है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा सर्वेक्षण कराया जाए। हिंदू पक्ष ये कहता है कि साक्ष्य इकट्ठा किया जाए और इसी को लेकर प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर आ गया है, लेकिन सिविल कोर्ट में फिलहाल इस बात पर आज सुनवाई होगी कि ये ट्रिब्यूनल में चले या सिविल कोर्ट में। ठीक है, और इस पूरे विवाद पर हिंदू पक्ष का क्या कहना है ये वो भी समझ लेते हैं, अब वो सुनाते हैं आपको। दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट वाराणसी में इसकी सुनवाई होगी या वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में सुनवाई होगी, इस पर दोनों पक्षों की विस्तृत बहस अवर न्यायालय में सिविल जज सीनियर डिवीज़न फास्ट ट्रैक कोर्ट वाराणसी में हुआ, जिसमें विस्तृत बहस के पश्चात विभिन्न बिंदुओं पर पक्षों की बहस सुनने के उपरांत अवर न्यायालय ने यह पाया कि वक्फ अधिनियम जिसके अंतर्गत यह ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं, वक्फ ट्रिब्यूनल स्थापित किए गए हैं, वह मुसलमानों के आंतरिक विवादों के निस्तारण के लिए बनाए गए हैं। हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो विवाद है उसको सुनवाई करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, वक्फ ट्रिब्यूनल को नहीं है। और इस वक्त आपको बता दें यूपी बीजेपी प्रवक्ता अशोक पांडे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक पांडे जी, ये पूरा मामला की सुनवाई कहां होनी चाहिए, लोअर कोर्ट में होनी चाहिए या फिर ये वक्फ ट्रिब्यूनल में होनी चाहिए, इस बात को लेकर विवाद है और आज ये सुनवाई होने वाली है। लेकिन ये जो मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा जा रहा है वक्फ ट्रिब्यूनल में हो सुनवाई, तो इस तरह के इतिहास में अगर हम झांक कर देखें तो जितने भी मामले हैं तो वो वक्फ ट्रिब्यूनल में सुनवाई क्यों हो? एक जो हमारा प्रोसीजर है कि अदालत में सुनवाई होती है, तो जिला अदालत में जब ये मामला तो काफी लंबा चला आ रहा है, 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल में क्यों? देखिए, मूल बात यह है कि हम लोगों को भारत के संविधान में पूर्ण आस्था है, भारत के न्याय पे पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पे अगर तथ्यों के आधार पे ही कोई फैसले होते हैं, जिस तरह से राम मंदिर का फैसला हुआ, मुझे लगता है कि तथ्यों के आधार पे जो मुकदमा लड़ा जा रहा है तथ्य सही होंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये तो बनारस की नगरी है, बनारस की नगरी में देवताओं के देव बाबा भोलेनाथ की नगरी है और हमारा तो सौभाग्य है कि भारत शिव भक्त और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी यहीं से सांसद हैं। आज जिस तरह से यहाँ कॉरिडोर बनाया जा रहा है वो मोदी जी का सपना है, वो सपना पूरे दुनिया में साकार हो रहा है, लोग वाहवाही कर रहे हैं। और रही मुकदमे की बात, तो मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे भारत में जो मुकदमा चलता है वो तथ्यों के आधार पे फैसला होता है। हमें पूरी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है, अब भारत के संविधान पर श्रद्धा है। और बनारस तो तुलसी कबीर रैदास की धरती है, यहाँ हिंदू मुसलमान एक होके काम करते हैं। मेरा ये मानना है कि जो भी निर्णय है वो दोनों के पक्षों को सुनने के बाद ही आना चाहिए। जी, और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जो कि महामंत्री हैं काशी ज्ञानवापी मुक्ति यज्ञ समिति के, वो भी इस वक्त हमारे साथ हैं। स्वामी जितेंद्रानंद जी, स्वागत है आपका जी न्यूज़ में। ये पूरा जो विवाद है कि लोअर कोर्ट में चलना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहले कहा था कि ये मामला जो है वो जिला अदालत में ही चलेगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसको चुनौती दी हुई है। आज का जो ये सुनवाई हो रही है अदालत में, आप इसे कितना अहम मानते हैं? देखिए, सच तो ये है कि जिला कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक लंबा प्रोसेस है। तो मेरा मानना है कि अभी इस मुकदमे की सुनवाई में कोई दम दिलासा नहीं है। फिर भी वक्फ बोर्ड के अंदर सुनवाई क्यों? काशी ज्ञानवापी, जिसको वो तथाकथित मस्जिद कहते हैं, वो नीचे की जमीन किसके पास है? तो विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के पास है। इसके पहले उसका मालिकाना हक व्यास परिवार के पास था। तो आज भी जमीन पर हमारा अधिकार है। छत पर तुम नमाज पढ़ते हो और छत के नमाज को वक्फ बोर्ड में सुनवाई हो, यह कह करके ये साबित करने की कोशिश है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बताऊं,
1939 में दीन मोहम्मद वर्सेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फैसला है कि इस मस्जिद जो इन्होंने बना ली है ये समय के साथ स्वतः टूट करके बिखर जाएगा। इसमें न ये चूना कर सकते हैं, न कोई पुचारा कर सकते हैं, न किसी प्रकार का मेंटेनेंस कर सकते हैं। ये हाई कोर्ट का डिसीजन था। दीन मोहम्मद ने सुप्रीम कोर्ट चैलेंज किया, तब सुप्रीम कोर्ट लंदन में होती थी। भारत की जो कोर्ट थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रोविंशियल कोर्ट होती थी भारत के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट लंदन की थी। तो उसका फैसला है, फैसले की कॉपी मेरे पास है। तो ये वक्फ के कोर्ट में जाकर के ये जो बताना चाहते हैं कि वक्फ में सुनवाई हो, क्यों? वक्फ में तो मुस्लिम संपत्तियों की सुनवाई होती है, ये मुस्लिम संपत्ति है नहीं। तो वक्फ के अंदर आप जाना क्यों चाहते हैं? क्योंकि प्रथम दृष्टया ये साबित करने की कोशिश होगी कि वक्फ में सुनवाई हो रही है इसलिए कि मुस्लिम संपत्ति है। और आपको बता दूं, काशी ज्ञानवापी के परिसर में 1 इंच भूमि ऑन रिकॉर्ड सरकार के दस्तावेज में ये जो है भूमि जो है वो न मुस्लिम वक्फ बोर्ड की है न उस मस्जिद के नाम से है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच का मस्जिद को लेकर के फैसला है कि फर्ज नमाज है, फर्ज मस्जिद नहीं है। जिस फैसले पर पुनर्सुनवाई संविधान बेंच में राम जन्मभूमि के मुकदमे से पहले आर.के. धवन जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील थे वो बार बार मांग कर रहे थे। तो इन कानूनी तकनीकी पेचीदगियों में ये है, और वक्फ बोर्ड में सुनवाई का सवाल नहीं पैदा होता। लेकिन स्वामी जितेंद्र आनंद जी, जो बात आप कह रहे हैं, अगर इस बात के दस्तावेज हैं कि मुस्लिमों का उस पर कोई कब्जा नहीं है, ये प्रॉपर्टी जो है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड की नहीं है, तो फिर मुस्लिम पक्ष इतना ज्यादा विश्वस्त क्यों नजर आ रहा है कि वो चुनौती दे रहा है, अगर इस बात के दस्तावेज हैं? अरे जिन चीजों के उनके पास कभी कुछ भी नहीं रहे, आप खुद देखें, श्री राम जन्मभूमि के भूमि पूजन से 1 दिन पहले जिस तरीके का असंवैधानिक गैर कानूनी थ्रेट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिया, जो बातें उसने कही कि आप आज ताकत में हो मंदिर बना लो, कल हम ताकत में होंगे तो आप टर्की के सोफिया हादिया मस्जिद को याद रखो कि हम उसी तरीके से मंदिर को तोड़ के पुनः मस्जिद बनाएंगे। ये तर्क देना, वो कुरान का अपमान कर रहे हैं, वो अपने हजरत मोहम्मद साहब अपने पैगंबर का अपमान कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं ही मक्का के अंदर एक मस्जिद तोड़ करके ये कहा था कि अवैध जो मस्जिद बनेगी उस पर अगर हलाल की मस्जिद नहीं है, हराम की जमीन है और वक्फ की हुई नहीं है, आपने जबरिया बनाई है, तो मोहम्मद साहब ने खुद जरार ए मस्जिद, उस मस्जिद का नाम था, तोड़ा गया और मोहम्मद साहब ने खुद तोड़वाई। तो ये न पैगंबर को मानने को तैयार है, न ये भारत के कानून को मानने को तैयार है, ये थ्रेट दे रहे। तो 100 वर्षों में अगर हादिया सोफिया चर्च को मस्जिद में बदलने का टर्की का उदाहरण दे रहे हैं, तो हम कैसे काशी विश्वनाथ, कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा और अन्य अपने धर्म स्थलों को भूल जाएंगे? तो इसी तर्क के आधार पे वह भी याद रखें कि हम भी तो कार्यवाही करेंगे, बस हम में उनमें अंतर है। हम सभ्य हैं, वो असभ्य हैं। हम कानूनी हैं, वो गैर कानूनी हैं, अवैध हैं। स्वामी जी, अशोक पांडे जी भी मेरे साथ हैं, अशोक पांडे जी भी हैं हमारे साथ, मैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। अशोक पांडे जी, अब मान लो वहां पर शिव का मंदिर, जैसा कि बताया जाता है कि शिव का मंदिर था, वहां पर तोड़कर ये मस्जिद बनाई थी औरंगजेब ने, तो अब अगर पुरातत्व विभाग की ओर से सर्वेक्षण करवा दिया जाता है तो आपको लगता है कि और ये केस मजबूत हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा? निश्चित तौर पे मेरा ये मानना है कि दूध का दूध, पानी का पानी भी होना चाहिए। जिस तरह से दुनिया जानती थी कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी अयोध्या में पैदा हुए, लेकिन विवाद जब पैदा हुआ तो निश्चित तौर पे पुरातत्व की टीम आई, आधे मुस्लिम आधे हिंदू वहाँ पुरातत्वविद थे, आधे हिंदू आधे मुसलमान वहाँ के मजदूर थे, खुदाई हुई और तथ्य सामने आए, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर हमें चिढ़ाने का बहुत प्रयास हुआ। ये तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन हमने कहा
मानेंगे। आज कह रहे हैं तो बाबरी मस्जिद शहीद हुई है। दुर्भाग्य से वो लोग आज अपने को बाबर की औलाद कह रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है। ये तुलसी कबीर रसखान का देश है, रहीम का देश है। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल नंद के ग्वालन। लेकिन आज अशोक जी, वैसे भी ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ही जो बताया जाता है कि विक्रमादित्य ने 2050 साल पहले। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.